वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके फिजिक्स का सेकंड चैप्टर दैट इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन को कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़ी हुई हैं और मैं चाहूँगा कि आज फिर से मैं उन सारी चीज़ों को रिकॉल करूँ ताकि आप क्लास 8 में आपने क्या पढ़ा था वो और क्लास 9th में आपको क्या पढ़ना है वो उन दोनों को रिलेट कर सकें। ठीक है, तो क्लास 8 में ही हम लोगों ने फोर्स के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें जान ली हुई थी। मीन्स उसका इंट्रोडक्शन तो हमें मिल ही गया था। जैसा कि अगर हमसे कोई पूछे फोर्स क्या होता है तो हम आसानी से बता देते थे कि फोर्स क्या है, एक पुश या फिर पुल है। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने इफेक्ट ऑफ फोर्सेस के बारे में पढ़ा हुआ था। फोर्स जो है बहुत सारे इफेक्ट्स को शो करता है। फॉर एग्जाम्पल किसी भी ऑब्जेक्ट को जो कि रेस्ट पोजीशन में है, फोर्स अप्लाई करके हम उसको क्या कर सकते हैं, मोशन में ला सकते हैं। या कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि यूनिफॉर्म मोशन में है, फोर्स अप्लाई करने के बाद हम उसको रेस्ट में ला सकते हैं। या किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को हम लोग क्या कर सकते हैं, फोर्स अप्लाई करके उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप या साइज को भी फोर्स अप्लाई करके हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक, या किसी भी ऑब्जेक्ट को हम आसानी से रोटेट करवा सकते हैं। इसके बाद हम लोगों ने रिजल्टेंट फोर्स के बारे में पढ़ा था, नेट फोर्स के बारे में। नेट फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स दोनों चीजें एक ही होती हैं बच्चों। ठीक है, नेट फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स होता क्या है, कभी कभी होता क्या है कि एक ही बॉडी पर एक से ज्यादा फोर्सेस लगते हैं। अब वो फोर्सेस जो हैं वो सेम डायरेक्शन में भी लग सकते हैं और अलग अलग डायरेक्शन में भी लग सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि वो सारे के सारे फोर्सेस जो कि उस बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं, अगर वो सेम डायरेक्शन में हैं, तो उस कंडीशन में सारे के सारे जो फोर्सेस होते हैं वो क्या होते हैं, ऐड कर लिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये एक कोई ब्लॉक है जिसमें ये 3 फोर्सेस लग रहे हैं, एक 2 न्यूटन का, एक 3 न्यूटन का और एक 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो क्या होगा, 2 + 3 + 4 यानी कि ये 9 न्यूटन का इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है, जो फोर्सेस होते हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं। फॉर एग्जांपल अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, मान लेते हैं हम कि यहाँ पे 2 न्यूटन, 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और इधर एक फोर्स लग रहा है जो कि 10 न्यूटन का है। तो ये ब्लॉक जो है, वुडन ब्लॉक, ये किस साइड में जाएगा, तो अगर हम देखें तो इधर से जो फोर्स लग रहा है वो 9 न्यूटन का लग रहा है और इधर से जो फोर्स लग रहा है वो 10 न्यूटन का लग रहा है। तो 9 न्यूटन और इधर का 9 न्यूटन दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, लेकिन ये 9 न्यूटन तो है नहीं, ये 10 न्यूटन है। तो 1 न्यूटन क्या है, इससे ज्यादा है। तो इसी 1 न्यूटन फोर्स की वजह से ये ब्लॉक इधर मूव करेगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई रिजल्टेंट फोर्स की। इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था बैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं और उनका जो रिजल्टेंट फोर्स है वो 0 हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड फोर्स बोलते हैं। फिर से सुनिएगा, बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है, और उनका जो रिजल्टेंट यानी कि नेट फोर्स है अगर वो 0 हो जाता है तो हम ये बोल सकते हैं कि जो फोर्स है वो कैसा है, बैलेंस्ड है। और अगर उनका जो रिजल्टेंट है वो 0 नहीं होता है तो हम क्या बोल सकते हैं कि वो अनबैलेंस्ड फोर्स है। तो यहां तक की जो चीजें हैं इसको तो हम लोगों ने क्लास 8 में ही बच्चों पढ़ लिया हुआ था। इसके अलावा अब हम लोगों को 9th के सिलेबस में क्या पढ़ना है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हम लोग 9th के सिलेबस की। तो एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था अरिस्टोटल। अरिस्टोटल नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये कहा कि अगर कोई भी चीज मूव कर रही है तो वो तब तक मूव करती रहेगी, तब तक मूव करती रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क करता रहेगा। मतलब क्या हुआ इसका, उनका ये कहना था कि कोई भी चीज एक्सेलरेट कब करती है, जब उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाता है। मीन्स अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगातार वर्क करता रहे तो कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करता रहेगा, मूव करता रहेगा। ऐसा किसने कहा था, ऐसा कहा था अरिस्टोटल ने। ठीक है, तो जब अरिस्टोटल की बात बाकी के साइंटिस्ट लोगों को पता चली तो एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था गैलीलियो। गैलीलियो उनकी बात से एग्री नहीं हुए। ठीक है, उनकी बात से वो सहमत नहीं थे। उन्होंने कहा नहीं, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं, बल्कि आप जो कह रहे हैं उसका जस्ट अपोजिट होता है।
उन्होंने कहा कि अच्छा आप ही प्रूफ करके बताइए, आप ही बताइए कैसे होता है। तो गैलीलियो ने क्या किया, गैलीलियो ने बताया कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पोजीशन में है तो वो रेस्ट में ही रहती है, और अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी। कब तक? जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए तब तक। तो एरिस्टोटल ने कहा कि भाई इस चीज को प्रूफ करके दिखाओ। तो गैलीलियो ने एक एक्सपेरिमेंट किया हुआ था, उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने उस चीज को प्रूफ करके दिखाया। वो एक्सपेरिमेंट क्या था देख लेते हैं बच्चों। उन्होंने क्या किया, इंक्लाइंड प्लेन लिया इस तरह से, ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन लिया और एक ले ली बॉल, सॉलिड बॉल ले ली किसी भी चीज की, आयरन की मान लो, ठीक है, आयरन की एक बॉल ले ली और यहां से उन्होंने इस चीज को गिराया, इस चीज को गिराया। तो जितनी हाइट से वो बॉल को गिरा रहे थे लगभग उतनी हाइट तक वो बॉल पहुंच जा रही थी। तो ये पहला ऑब्जर्वेशन उन्होंने नोट किया, ठीक, और बाकी लोगों को भी दिखाया। इसके बाद क्या किया उन्होंने, इंक्लाइनेशन को थोड़ा सा कम कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया उन्होंने, इंक्लाइनेशन को थोड़ा सा कम कर दिया। जब इंक्लाइनेशन को उन्होंने थोड़ा सा कम कर दिया और फिर से इस बॉल को यहीं से गिराया, तो उन्होंने देखा कि लगभग सेम हाइट फिर से अचीव हो रही है, लेकिन इस बार क्या हो रहा है, ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है ये बॉल। क्या कर रही है, इस बार ये बॉल ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है। पहली बार क्या था, पहली बार यहीं पे रह जा रही थी, इसकी वजह से कम डिस्टेंस थी, इस बार क्या हो रही है, ज्यादा डिस्टेंस हो रही है, ठीक। फिर इसके बाद इन्होंने इस ऑब्जर्वेशन को भी नोट किया और फिर एक थर्ड स्टेप इन्होंने बनाया, वो ये था कि इस बार इन्होंने इंक्लाइनेशन रखा ही नहीं, ठीक। इन्होंने इस बॉल को गिराया और ये बॉल काफी दूर तक, मतलब इस बार सबसे ज्यादा डिस्टेंस इसने कवर की, ठीक। तो उन्होंने ये बताया कि अगर फ्रिक्शनल फोर्स को, ये जो सरफेस है, अगर इस बॉल के ऊपर जीरो फ्रिक्शनल फोर्स ऑफर करे तो उस कंडीशन में होगा क्या, उस कंडीशन में होगा ये कि ये बॉल चलता रहेगा और चलता ही रहेगा, ये कभी नहीं रुकेगा। मीन्स उनका ये कहना था कि अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है और उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है तो वो स्टेट ऑफ मोशन में ही रहेगा, वो कभी रुकेगा नहीं। ऐसा किसने कहा, गैलीलियो ने कहा, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। अब हमें बात करनी है किसके बारे में, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में बात करनी है। न्यूटन ने इसी गैलीलियो के लॉ के बेसिस पे एक इस लॉ को उन्होंने स्टडी किया। स्टडी करने के बाद उन्होंने क्या किया, इसके बेसिस पे एक लॉ दिया जिसको बोला जाता है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने दो लॉज और दिए रिलेटेड टू मोशन। तो ये तीनों जो लॉज हैं इनको बोला जाता है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन का जो पहला लॉ है वो क्या कहता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था वो बेस था किसके एक्सपेरिमेंट के ऊपर, गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट के ऊपर। तो न्यूटन ने क्या कहा था, न्यूटन ने अपने लॉ को कुछ इस तरह से स्टेट किया कि अगर कोई चीज रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। कब तक, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं करेगा। और वो एक्सटर्नल फोर्स कैसा होना चाहिए, अनबैलेंस्ड होना चाहिए, ठीक है। उन्होंने क्या कहा कि इफ ए बॉडी is in the state of rest, it will remain in rest position. If it is in motion, it will remain in motion until or unless an external unbalanced force is applied on it. ठीक है, इसका मतलब क्या है, इन्होंने ये कहा कि अगर कोई बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, अगर वो स्टेट ऑफ मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना किया जाए तब तक। इसी को क्या बोला गया, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बोला गया। और इसी न्यूटन की फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बेसिस पे फोर्स की एक नई डिफिनीशन बना दी गई, जो कि आपके क्लास 8 की डिफिनीशन से थोड़ा सा अलग है। ठीक है, थोड़ा सा अलग नहीं है, उसी डिफिनीशन में कुछ चीज़ें और जोड़ दी गई। तो इस
फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बेसिस पे जो नई डिफिनीशन बनी है वो है क्या, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। क्योंकि हम लोग 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम लोग जो 4th स्टैंडर्ड से 8th स्टैंडर्ड तक हम लोगों ने जो फोर्स की डिफिनीशन को याद किया हुआ है, जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, जाहिर सी बात है 9th क्लास में वो जो डिफिनीशन है वो थोड़ा सा तो चेंज होना ही होना है उसको, ठीक है। तो इसके बेसिस पे जो एक नई डिफिनीशन बनी हुई है वो क्या है, फोर्स इज अ पुश और पुल विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज। फोर्स इज अ पुश और पुल विच चेंजेस और tends to change the state of rest or motion of a body। तो आपको क्लास 9th में यही डिफिनीशन पढ़नी है, ठीक है, कि फोर्स क्या है। फोर्स एक पुश या पुल है जो कि क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को या तो चेंज करता है या तो ट्राई टू चेंज करता है, मीन्स या तो चेंज ही कर देता है या फिर चेंज करने का प्रयास करता है, ठीक है। अब इसके अलावा हम लोग एक और टॉपिक पे आते हैं जिसको बोलते हैं हम इनर्शिया। क्या बोलते हैं, इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है, हर एक ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी होती है बच्चों, ठीक है, कि वो क्या करता है, अपोज करता है। किसका अपोज करता है, चेंजमेंट का अपोज करता है, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो रेस्ट में है तो वो उसको अगर मोशन में लाना होगा तो वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, उसका अपोज करेगा। कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है उसको रेस्ट में लाना है तब भी वो क्या करेगा, अपोज करेगा। तो इन टोटल हम ये कह सकते हैं कि इनर्शिया क्या है, इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट में जब हम चेंजमेंट लाने की कोशिश करते हैं, उसके स्टेट में चेंजमेंट, मोशन में है रेस्ट में लाने की कोशिश करेंगे, रेस्ट में है तो अगर मोशन में लाने की कोशिश करेंगे तो वो हमेशा क्या करता है, अपोज करता है इस चीज का। उसी को क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं, ठीक है। इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोज एनी चेंज, ठीक है, द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोज एनी चेंज to its state of rest or motion is known as inertia, ठीक है। तो इस इन टोटल हम ये कह सकते हैं कि इनर्शिया है क्या, इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट की वो टेंडेंसी होती है जिसमें ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं, उनकी स्टेट ऑफ रेस्ट में या फिर स्टेट ऑफ मोशन में अगर हम चेंजमेंट करना चाहें तो वो उस चीज का क्या करते हैं, अपोज करते हैं। अब ये जो इनर्शिया है इसको हम 3 स्टेप में स्टडी कर सकते हैं, जैसे इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। इस तरह से हम इसको स्टडी कर सकते हैं। ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट है क्या, ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है, इसके बारे में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट डे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ वेरी गुड डे। और आप लोग इस चैप्टर का रिवीजन करते रहें, ठीक है।